अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बढ़ते हैं पहले बड़े सवाल की तरफ और सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल की। तो अफगानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौजों की वापसी का सिलसिला जारी है और 9/11 से पहले अमरीकी फ़ौजियों का इनखलाब मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन इनखला से पहले ही अफगानिस्तान की सूरत हाल इंतहाई कशीदा दिखाई दे रही है। बैनुल अफ़गान डायलॉग पर कोई ख़ास पेशरफ नज़र नहीं आ रही। मुख्तलिफ सूबों में अफ़गान तालिबान के हमले तेज़ हो गए हैं और सूरत हाल अफ़गान गवर्नमेंट के कंट्रोल से भी बाहर हो गई है, जिसके बायस आलमी सतह पर अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से कई सवालात उठाए जा रहे हैं। 90 की दहाई जैसे हालात पैदा होने के खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं। इनखला के बाद अमरीका को अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की निगरानी के लिए फ़ज़ाई अड्डों की ज़रूरत है और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने दो टोक अल्फाज में अमरीका को ये पैगाम दे दिया है कि फ़ौजी अड्डे देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान अब लड़ाई में नहीं, अमन में शराकतदार होगा। मुबस्सिरीन के मुताबिक अमरीका फ़ज़ाई अड्डों के हसूल के लिए IMF, FATF, आलमी बैंक और खलीजी मुल्कों के ज़रिए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा सकता है। इसी हवाले से हमारा सवाल है। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। हमारा सवाल ये है कि फ़ज़ाई अड्डे देने से इनकार कर दिया वज़ीर आज़म ने, इमरान खान साहब ने अमेरिका को। अब पाकिस्तान को किस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुमकिन असरात के लिए तैयार है? एब्सोल्युटली नॉट। ये मैंने प्राइम मिनिस्टर का फिक्र नहीं कहा, मैंने कहा है आपके सवाल के आखिरी हिस्से में। चूँकि आपने कहा कि क्या पाकिस्तान मुमकिन असरात के लिए तैयार है, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल तैयार नहीं। हमारे यहाँ इसके ऊपर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए थी, थिंक टैंक्स में बात होनी चाहिए थी, और सिक्योरिटी इदारों के साथ जो मीटिंग्स हो रही हैं उसको भी पब्लिक देखे ना। एक आगाही है, एक जमहूरियत है, और जमहूरियत के ही वज़ीर आज़म ने एब्सोल्युटली नॉट एकदम कह दिया। बहुत अच्छा कर दिया, पाकिस्तानी उमंगों की तर्जुमानी की उन्होंने उस जवाब में कि कोई अड्डे देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जनरल मुशर्रफ थे तो जाहिर है उनके पास ये कवर मौजूद नहीं था जो आज पार्लियामेंट की सूरत में मौजूद है। और अब हिस्ट्री ने सारी हिस्ट्री ओपनली आ चुकी हुई है कि जनरल मुशर्रफ से उन्होंने 7 डिमांड की और वो सोच रहे थे कि ये 4 मानेंगे, 3 मानेंगे या 2, और वो 7 की 7 मान ली गई। तो वो पता लग गया कि जी जब आप कमज़ोर होते हैं और आपके पास अपने ही उन इदारों की जो सारी दुनिया में मौजूद हैं, पार्लियामेंट, वो ना हो तो फिर बाद के असरात हम सब ने अब तक भुगते हैं। जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में भी इसी तरह हुआ था कि जनरल ज़िया-उल हक़ जब जनेवा मुज़ाकरात नहीं चाह रहे थे तो मरहूम ज़ैन नूरानी को ओके कर दिया मरहूम जुनेजो ने कि नहीं, आप मुआहिदा साइन कराएं। उसके भी बैकलैश आए हमारे पास। अब हमें बहरहाल खुल के बातें करनी चाहिए। जब हमारे वज़ीर ख़ारजा उसामा बिन लादेन पे कंफ्यूज हो जाएंगे इंटरनेशनल मीडिया पे जाते हुए, इनको सोचना चाहिए ना कि जब आप बात करने जा रहे हैं तो आपकी तैयारी होनी चाहिए कि वो आपका उसके बारे में राय क्या है और दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी। कि वज़ीर ख़ारजा ने अपनी ज़ाती हैसियत में, शाह महमूद कुरैशी ने जो पीर हैं अपनी गद्दी के, उस हैसियत में ये इंटरव्यू नहीं दिया। वो इंटरव्यू उन्होंने दिया पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की हैसियत में। तो हिचकिचाहट का मुजाहिरा और क्लैरिटी ना लाना सामने, वो पाकिस्तान के लिए उन जो मुमकिन असरात आपने कहे उन सब पे पड़ेगा। जब टर्की एयरपोर्ट ले रहा है, ईरान रूस मुश्तरका हैं, रशिया चाइना मुश्तरका हैं, और इंडिया के लिए ऑल आउट है अमेरिका कि पाकिस्तान नहीं, कुछ नहीं, इंडिया को आप अफ़गानिस्तान में रोल देंगे। और जो अफ़गानिस्तान का मीडिया है, अफ़गानिस्तान के जो लोग, ये अशरफ गनी 7वां साल चल रहा है, वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, पाकिस्तान से क्या है, सब चीज़ें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं ये लोग सारे के सारे। वहाँ एक फ़िज़ा तैयार हो रही है। फिर तालिबान को एक अच्छा मैसेज बहरहाल इमरान खान के इस इंटरव्यू से जाएगा, जिन्होंने एक शक का इजहार किया था कि एक पड़ोसी मुल्क अड्डे देने जा रहा है, तो वो तैयार रहे। अब हम बाकी सब को छोड़ के एक तरफ खड़े हैं और हमारी जो पॉलिसी होनी चाहिए थी वो एक तो पब्लिक बात होनी चाहिए, ये कोई सीक्रेट नहीं रहा। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि अब ये वो नहीं है कि ये गहराई और पजीराई है और डेप्थ हमारी देख रहे हैं हम, सारी दुनिया मान गई कि हमें मिला क्या उससे। तो वो उस इन सब चीज़ों को, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके असरात बराह रास्त पाकिस्तान पे आ रहे हैं और आएंगे इन दी लॉन्ग रन। जिस तरह के कन्फ्यूजन सिग्नल दिए हैं शाह महमूद कुरैशी ने, उन्हें बिल्कुल नहीं देने चाहिए थे। उन्हें अपनी एक पॉलिसी ओपनली सामने लानी चाहिए थी। सवाल बड़ा सीधा था और जवाब सीधा होना चाहिए था।
वो आए बाएं शाएं और टैं टू करके ना तो काम नहीं चलाना चाहिए था। ये असरात अभी आपको इंडिया हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे के तौर पे इस इंटरव्यू को यूज करेगा। हमें मतलब क्यों हम शौकीन हो जाते हैं कि जी अगर हमारी तैयारी नहीं तो हम बैठ जाएं जाके उस कि जी हमें बोलनी आती है अंग्रेजी, लिहाजा हम बात कर सकते हैं। देखे ना, एक छोटा सिंपल सा सवाल था और आप फंस गए और उसी पे कंफ्यूज हो गए। यही हमारी अफगान पॉलिसी है जिसमें हम ओपनली ना हिज़्ब इख्तिलाफ से बात कर रहे हैं। या ये वो मुल्क है जैसे सऊदी अरब की पॉलिसी पे हुआ था कि जी पार्लियामेंट में बहस आई और यमन के ऊपर हमने फौज नहीं दी कि जी हमारी एक करारदाद होगी, चाहे वो सऊदी अरब ने नवाज शरीफ से कितनी ही गुस्सा और वो सब कुछ किया, लेकिन एक पॉलिसी पाकिस्तान ने पार्लियामेंट में बैठ के बनाई। आपको हर चीज पे बहस करनी चाहिए। जब आप एपीसी पे तो तनकीद कर देते हैं बैठ के कि जी आप कानून साजी को छोड़ के, पार्लियामेंट को छोड़ के और बाहर एपीसी करने जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, तो आपको भी खुद ब खुद अकेले अनाउंस नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर इन डेप्थ पार्लियामेंट में अब भी बहस कराई जानी चाहिए और बताना चाहिए कि हम किस हद तक तैयार हैं आइंदा आने वाले दिनों के लिए। सही है जी ब्रिगेडियर साहब। देखें दुआ, बात यह है कि अगर तो ये अड्डे दे रहे होते तो बिल्कुल मैं आमिर साहब से मुत्तफिक हूँ कि असम्बली में जाते, बात करते, वहाँ अवाम का मैंडेट होता और फिर आप डिसीजन करते। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि जब आपके पाकिस्तान के अवाम ने आपको मैंडेट दिया है, so as a prime minister, as a foreign minister, you have to take certain decisions in the best interest of the state. और इसके ऊपर अगर पार्लियामेंट डिस्कशन भी होती तो आई एम श्योर कि पार्लियामेंट का हर मेंबर, हर पार्टी यही कहती कि हमें अड्डे नहीं देने। तो ये तो एक बात क्लियर हो गई। लेकिन बात ये कि हम अमेरिका को अड्डे क्यों देते? क्या अमेरिका ने हमारे 80,000 ऊपर सिविलियन हुए हैं उनको कभी रियलाइज हुआ? क्या हमारे 6 से 8 हज़ार फौजी शहीद हुए उनको कोई फिक्र हुई? उसके बाद उन्होंने हम $120 बिलियन का हमने लॉस किया विद द बॉर्डर। अब कश्मीर के बारे में उनकी पॉलिसी क्या रही है? सो नाउ वी हैव टू लिव इन दिस रीजन। चाइना हमारे साथ है, रशिया से हमारे ताल्लुक बेहतर हो रहे हैं। अमेरिका कभी भी वॉर टेस्टेड फ्रेंड नहीं रहा, उसने हर मौके पे धोखा दिया। इसलिए इस मौके पे हमें ये सोचना है कि हमने अपनी पॉलिसी क्या करनी है। अफगान तालिबान काफ़ी हद तक जहाँ से विथड्रॉ रहे हैं, अफगान तालिबान वो आते जा रहे हैं। सिर्फ हमारा हमेशा अमेरिका से ये पॉइंट ऑफ व्यू कि प्लीज़ एंश्योर कि वहाँ पर एक एथनिक बैलेंस्ड अफगान गवर्नमेंट बने ताकि ऑर्डरली विथड्रॉ हो और बाद में खाना जंगी करना हो। सबसे खतरनाक ये सिचुएशन आ रही है और उसके लिए ज़रा इंडिया भी हाथ पर मार रहा है, वो दाइश को भी एक्टिवेट कर रहा है, वो तहरीक तालिबान को भी एक्टिवेट कर रहा है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को कर रहे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ है ताकि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। आई थिंक हुकूमत पाकिस्तान का दो टोक डिसीजन ये बहुत ही अच्छी बात है। मुझे बड़ी खुशी है कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान इज बिहेविंग एज अ न्यूक्लियर सॉवरेन स्टेट। वर्ल्ड मस्ट नो दैट वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट एंड वी हैव अ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग बैटल हार्डेंड आर्मी। इस स्टेज के ऊपर ये जो प्रॉब्लम आएंगी एफएटीएफ की, आईएमएफ की, लेट देम कम। आप कभी भी न्यूक्लियर कंट्री होती है उसको कोई ज्यादा तंग नहीं कर सकता। वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शन। इसलिए आई सपोर्ट दिस एक्शन और ये बड़ा अच्छा डिसीजन ले गया, दो टोक ले गया और ये वही लीडर कर सकता है जिसके पीछे पूरी पाकिस्तान की आवाम फौज खड़ी है। जी आया साहब। नहीं, ये तो क्रेडिट तो देना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। बहुत सारी चीज़ों पे हम तनकीद कर रहे होते हैं, जब कोई कौम होती है तो फिर वो इसी तरह उसका प्राइम मिनिस्टर ये जवाब भी देता है। बदकिस्मती से इससे पहले नहीं देखा हमने कि किसी फोरम पे या इस तरह इंटरव्यू देते हुए हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह से दो टोक बात की हो कि जी एब्सोल्युटली नॉट। ये तो क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर साहब को जाता है, बहुत अच्छा है। असरात, फिर कौमें असरात का फिक्र नहीं किया करती क्योंकि ये कुछ फैसले ऐसे होते हैं। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा। जब प्राइम मिनिस्टर साहब पहली बार एक वो तकरीब में गए थे, जब वो एक गालिबन 6 सितंबर था या 23 मार्च था, मुझे वो एग्जैक्ट याद नहीं है, वहाँ उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि हमने दूसरों की जंगें बहुत लड़ ली, अब हम नहीं करेंगे ये काम, हम सिर्फ अपने मफाद की बात सोचेंगे और अपने मफाद का काम करेंगे। तो ये उसी पॉलिसी को आगे लेके जाने वाली चीज़ है। तो इसलिए जाहिर है जब प्राइम मिनिस्टर ये चाह ही नहीं रहे थे या हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी यकीनन उनके साथ होगी इस सोच के, तो इसलिए उनको दो टोक ये कहना पड़ा और उन्होंने कह दिया और बहुत अच्छा किया। जिंदा कौमें इसी तरह होती हैं, फिर असरात या उसके जो नताइज होते हैं उसकी फ़िक्र नहीं किया करती। ये बिल्कुल मैं तो इसको सपोर्ट करूँगा जो प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से कहा है। बाकी अमेरिका हमें पहले भी स्केपगोट बनाने के चक्रों में रहा है, उसकी जो नाकामी है हम पे डालना चाहता था। अब वो क्यों यहाँ से अड्डे लेके निगरानी करना चाह रहा है? वहाँ वो क्यों नहीं उसने ये इंतज़ाम किया
पहले भी कौन सी काबुल से बाहर हुकूमत थी अफगान गवर्नमेंट की, वो तो काबुल तक महदूद है हमेशा से। बाकी तो वहाँ तालिबान ने किया, अफगान तालिबान ने कंट्रोल किया है मोस्ट ऑफ द टाइम। और अब चूंकि अमेरिकी फ़ौज भी नहीं रहेगी तो अब अमेरिका को मुसीबत पड़ी हुई है कि काबुल भी महफूज नहीं रहेगा। तो ये अमेरिका का काम था ये सोचना, ये हमारा काम नहीं था सोचना कि जब वो निकलना है उसने तो कैसा सेटअप बना के जाएगा कि अफगान गवर्नमेंट मजबूत भी हो। और जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं सारे एथनिक ग्रुप की उसमें नुमाइंदगी हो तो फिर कोई इशू नहीं है। अब वो मुसीबत पड़ी हुई है, अब अफगान गवर्नमेंट ज़ाहिर है जो गवर्नमेंट अमेरिका ने लाके बिठाई थी इसीलिए वो परेशानी में वाशिंगटन बैठे हुए हैं। तो हमारा तो बाढ़ भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, थोड़ी सी रह गई है अफगान बॉर्डर पे। तो इस हवाले से काफ़ी अच्छा काम है, लेकिन स्टिल हमारे लिए मुश्किलात तो होंगी, लेकिन फिर कौमें जब फैसला करती हैं तो फिर उन्हें मुश्किलात के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला है और कौमें इसी तरह के फैसले किया करें। जी फैसल साहब। बस मैं बहुत ही एहतराम के साथ रियाज साहब से ये कह दूंगा, हम कौम बन जाएंगे तो फिर हम कौमों वाले फैसले भी करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो फिलहाल हम कौम नहीं बने। देखिए जिस वक्त परवेज़ मुशर्रफ के 9/11 का वाक़या हुआ और परवेज़ मुशर्रफ के पास जब अमेरिका से कॉल आई तो उस वक्त जो है परवेज़ मुशर्रफ को जो है ना फौरी फैसला करना था, संजीदा फैसला करना था और अपने कौम की पाकिस्तान के मुस्तकबिल को उसकी हिफाजत को देखते हुए फैसला करना था। तो परवेज़ मुशर्रफ का उस वक्त का जो फैसला था बिल्कुल बिलाशुबा जो है उन्होंने कमाल ज़हारत का मुजाहरा करते हुए बिल्कुल जो है वो दुरुस्त जो है वो फैसला किया। उसके अलावा उस वक्त जो है पूरी दुनिया जिस तरह चीज़ों को देख रही थी और जिधर जाके खड़ी हो गई थी, पाकिस्तान के पास जो है उसके अलावा जो है वो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। तो परवेज़ मुशर्रफ का उस वक्त का फैसला जो था वो बिल्कुल जो है वो दुरुस्त फैसला था, उस पर तो कोई डिबेट है नहीं। अब आप आ जाए इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट की तरफ। देखिए इस वक्त जो है वो एक पार्लियामेंट मौजूद है, एक मुंतखब पार्लियामेंट मौजूद है। उस वक्त की आज की सूरत हाल में और उस वक्त की सूरत हाल में काफ़ी जो है फ़र्क है। दुनिया के हालात भी तब्दील हो चुके हैं, तालिबान की सोच भी जो है वो तब्दील हो चुकी है, हमारे दोस्त और दुश्मन जो है बहुत सारे खुल के सामने आ चुके हैं। उस वक्त जो पाकिस्तान ने जो अमेरिका को जो अड्डे दिए थे उस पर अमेरिका ने जो हमारे साथ वादे किए थे वो भी सामने आ चुके हैं और उनके असरात भी जो है वो सामने आ चुके हैं। तो इस वक्त तो जाहिर है एक अगर आप पूरी कौम का एक फैसला सुनाते, पार्लियामेंट के जरिए सुनाते तो वो ज़्यादा बेहतर होता, वो ज़्यादा जो है असर अंगेज होता और वो एक इज्तिमाई आवाज़ के तौर पे जो है वो अमेरिका तक जो है या पूरी दुनिया तक जो है वो पैगाम की शक्ल में जो जाता। इनफरादी हैसियत में इमरान खान को जो है हीरो बनने की जो है कोशिश जो है वो नहीं करनी चाहिए थी। मतलब जज्बात, इतने बड़े बड़े फैसले जो है वो जज्बात की रो में बैठ के जो है वो नहीं किए जा सकते। आपको अपनी जो है वो कैपेसिटी भी देखनी चाहिए थी। जब आप अमेरिका से पहली दफ़ा आए थे तो आप तो ये कहकर आए थे कि आप जो है वो मुलाकात करके जब आए थे तो आपने तो कहा था कि आप वर्ल्ड चैंपियन हो गए और चैंपियनशिप जीत के आ रहे हैं, वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं। तो लग रहा है जो वर्ल्ड कप जीत के आए थे उसमें आपको जो है ना वो ट्रॉफी नहीं मिली थी, सिर्फ कोई सादे कागज़ पे जो है वो आपकी फतह का जो है वो परवाना जो है वो आपके हाथ में जो है वो थमा दिया गया था। इस वक्त जो फैसला करना है ये इमरान खान का काम नहीं है। इस वक्त मुनासिब होगा कि वो लोग वो पाकिस्तान की फोर्सेस जो सिक्योरिटी के इश्यूज को समझती हैं, जो मुस्तकबिल के चैलेंजेस को समझती हैं, वो ये फैसला करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इतना बड़ा फैसला जो है वो किसी फ़र्द वाहिद के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। इसमें जो इदारे का ये काम है, बुनियादी काम है, ये फैसला भी जो है उनको करना चाहिए। इतने अहम मामलात में आप इमरान खान को सिर्फ फ़र्द वाहिद को जो है ये इख्तियार दे देना किसी तौर पे जो है वो कोई दानिशमंदाना इक़दाम नहीं है। जिन लोगों को पाकिस्तान के मुस्तकबिल के चैलेंजेस का अंदाज़ा है, जिनके पास इस हवाले से होमवर्क है, जो इन मामलात को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझते हैं, वो इदारे फैसला करें। बाकी हुकूमत की सतह पे और फ़र्द वाहिद की सतह पे जो है ये फैसला जो है वो किसी तौर पे नहीं होना चाहिए। अच्छा, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो इलेक्टेड पार्लियामेंट के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है तो इसलिए। दूसरा, मुशर्रफ साहब का फैसला इतना अच्छा था कि अमरीकी खुद परेशान हो गए थे कि यार एक फ़ोन कॉल पे हम तो सोच रहे थे कि कुछ हमसे बात करेंगे, उन्होंने कहा नहीं बस जो आपको चाहिए दे देते हैं। तो ये इतना अच्छा फैसला था। सही हो गया जी अलिया साहब। इस पे तो इतनी किताबें आ चुकी हुई हैं जी कि वो बिल्कुल इस पे बहस हुई। वहाँ अमेरिका वाले आज तक परेशान है कि वो कैसे हो गया ये काम। मतलब वो सोच रहे थे कि ये टाइम लेगा, बात करेगा। इसीलिए मैंने ये बात कही कि उस वक्त पार्लियामेंट नहीं थी तो एक फ़र्द वाहिद ने जो किया वो हम भुगत रहे हैं।
ये जो हो रही है ना बात कि जी पैसे लिए जाते हैं, हमने 120 अरब डॉलर का अगर नुकसान किया, वो शायद अब 300 अरब डॉलर का हो गया, कि पूरे का पूरा अफगानिस्तान मलिया मेड जो हुआ हमारे रोड के जरिए, एयर नेट के जरिए, आपने तो चवन्नी ना ली किसी से। सही है। और मैंने जनरल मुशर्रफ से उस वक्त सवाल किया था, बिल्कुल नेशनल लाइब्रेरी में, जब उन्होंने कहा हमने इंटेलिजेंस सतह पे ताउन करने का फैसला किया। मेरी बात सुन लें आप, मुझे पता है आपके पेट में मरोड़ उठ रहा है, मेरी बात सुन लें। मैंने जनरल मुशर्रफ को नेशनल लाइब्रेरी में सवाल किया था कि आपने ये जो कहा है एकदम कि जी हम ताउन करेंगे, तो ये जो जिसको आज हम जहाद कश्मीर कहते हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड है, क्या कल को वो दहशतगर्दी नहीं कहेंगे? तो जनरल मुशर्रफ ने उस वक्त कहा था दोस्तों के साथ ऐसे बात नहीं की जाती। ये जवाब था और भुगता सारों ने। जी फैसल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? परवेज मुशर्रफ उस वक्त वो फैसला नहीं करते तो आज पाकिस्तान की हालात नहीं क्या होते, पर परवेज मुशर्रफ ने वो फैसला करके जो है पाकिस्तान को जो है वो अफगानिस्तान बनने से बचाया। जी इलियास साहब, देखिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अब जो बात की है, बिल्कुल उन्होंने मौजूदा हालात के मुताबिक की है। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट में डिबेट होती तो यही फैसला होना था। तो उन्होंने जब ये बात ये की है कि डू मोर वाली पॉलिसी है, वो उसको नहीं अपनाया उन्होंने कहा कि नहीं वो नहीं करेंगे इसके बारे में, क्योंकि माजी के जो तजर्बा है जो जनरल मुशर्रफ साहब ने दे दिए थे बेसिस वगैरह, तो उसके देखने क्या नताइज आए थे। उसके नताइज क्या थे कि दूसरों की जंग हम अपने मुल्क में ले आए थे, उसके क्या नताइज हैं जो हुआ। लेकिन अमेरिका ने आज तक ना हमारा साथ दिया, ना कुछ इस तरह हमारी जो कि इकॉनमी भी देखें उसके बाद तबाह हो गई, कुछ नहीं किया। तो ये तमाम जो सूरत हाल है उसको देखते हुए अब देखना है कि पाकिस्तान खित्ते में बड़ा अहम मुल्क, अफ़गानिस्तान से फ़ौजें जा रही हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान की जो अहमियत है बड़ी है। तो हमारे साथ तो अमेरिका ने कभी ना वफा नहीं की, ना कश्मीर के मसले पर, ना इंडिया के बॉर्डर के मसले पर, ना अफ़गानिस्तान की जो इधर दहशत गर्दी होती रही, ना हमें उसके कंपनसेट हुए, ना कुछ इस तरह की चीज़ें। तो बड़ी मुश्किल जो सूरत हाल है उससे बचने के लिए तो हमें इस वक्त खड़ा होना चाहिए इस सूरत हाल पर कि अपने मुल्क में कि नहीं हम नहीं कर सकते, नहीं देंगे अड्डे। तो वो जो अमेरिका को इसके बारे में अपनी खुद पॉलिसी बनानी चाहिए थी। जो चीज़ें हैं जो अगर वो जा रहे हैं तो वो अपनी आज नहीं जाने लगे, वो कितने अरसे से जा रहे हैं। तो इन्हें जाने से पहले वो यही समझते हैं कि पाकिस्तान हमेशा की तरह इस दफ़ा भी दे देंगे और पाकिस्तान को हमेशा यूज़ करके और वो चले जाते हैं। तो इस वक्त जो देख लें कि कितनी इधर दहशतगर्दी जो हुई है पाकिस्तान में, ये हमारी जंग नहीं थी, ये हमारे थोपी गई थी और हमने उसको बड़ा बर्दाश्त किया, पूरी कौम ने। देख लें आज जो भी है, जो मुश्किलात का शिकार हैं, इकॉनमी हमारी ख़राब हो गई, हमारे मुल्क के हालात, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हुई, सारी दुनिया ने देखा। लेकिन आज तक हमें किसी ने उस तरह नहीं देखा। अमेरिका ने जिनकी जंग थी, जिन्होंने चाहिए था कि पाकिस्तान को कुछ करते, बल्कि डू मोर की आवाज़ आ जाती थी। तो लेकिन अब ये ऐसी सूरत हाल नहीं है, पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा है। तो बिल्कुल पार्लियामेंट, इलेक्टेड पार्लियामेंट है, उसने उसको जाना चाहिए था। जैसे सब कह रहे हैं कि बिल्कुल अगर बहस होती तो उसमें बिल्कुल ज़्यादा एक तकवीत मिलती, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो फैसला किया बिल्कुल ठीक किया, लोगों की आवाज़ थी और आवाम भी बिल्कुल इसको बड़ा सराह रही है कि जी प्राइम मिनिस्टर जो पहली दफ़ा किसी ने इस तरह जवाब दिया है। तो जाहिर है इसके जो असरात वगैरह तो फिर वो कौमें भुगतती हैं। ठीक है जी, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया फ़ज़ाई अड्डे देने से। इनका प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका को एक इंटरव्यू के दौरान जब उन्होंने जवाब दिया, सवाल हमारा यही था कि पाकिस्तान मुमकिन असरात के लिए कितना तैयार है। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल है, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में महंगाई कम होने के दावे किए जा रहे हैं। हम सवाल ये रखेंगे कि इन दावों में हकीकत क्या है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, कौमी असम्बली में बजट पर बहस जारी है। गवर्नमेंट और अपोजिशन के अरकान असम्बली के दरमियान नोक झोंक भी सामने आती रहती है और अपनी अपनी सूबाई हुकूमतों का भरपूर दिफा भी किया जाता है। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने शहबाज शरीफ को चैलेंज कर दिया है और कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में अपने तरक्याती मनसूबे उन्होंने गिनवाए शहबाज शरीफ साहब के सामने और ये दावा किया है कि अपोजिशन महंगाई का ड्रामा कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में महंगाई ना होने के बराबर है। साथ ही उन्होंने अपनी अनोखी मंतक भी पेश कर दिया है कि गुर्बत होगी तो तरक्की होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सिंध गवर्नमेंट का दिफा करते हुए ये दावा किया है कि कोई माने या ना माने, सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी से सूबे में गुर्बत कम हुई है। इसी हवाले से हमारा सवाल है, फैसल साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ चूँकि सिंध की भी बात आई है। ये जो दावे किए जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में महंगाई कम होने के, ज़ाहिर है आप जाते होंगे मार्केट में, लोगों से भी मिलते होंगे, क्या इन दावों में आपके ख्याल में कोई हकीकत है या वाकई सच में महंगाई ख़त्म हो गई है? अरे जो दावे कर रहे हैं उनके लिए तो महंगाई जो है वो कमी हुई होगी, जिस तरह उन लोगों की आमदनियाँ बढ़ रही हैं
उनके असासे बढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो महंगाई जो है वो कम हो गई होगी, लेकिन आम आदमी के लिए तो महंगाई में जो है वो इजाफा हुआ है। अगर सिर्फ महंगाई में इजाफा नहीं हो रहा बल्कि लोगों की जो कुव्वत खरीद है वो भी जो है वो कमज़ोर हो रही है। बेरोज़गारी का जो है तनासुब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लोगों की जो आमदनी थी उस आमदनी जो है वो जो है दिन ब दिन जो है वो कम होती चली जा रही है। तो जो पहले उनकी आमदनी थी वो आमदनी भी कम हो रही है। एक तो ये महंगाई बढ़ रही है वो अपनी जगह, दूसरी तरफ लोगों की जो आमदनी कम हो रही है वो एक अलग जो एक अफसोसनाक जो है वो पहलू है। ना हवाले से हुकूमती सतह पे, वफाकी सतह पे, ना सूबाई हुकूमत की सतह पे कोई जो है वो मनसूबाबंदी नहीं की जा रही। अगर हम सिर्फ कराची की बात करें तो अभी कराची के अंदर जो है इंक्रोचमेंट के खात्मे के नाम पर जो मुहिम चलाई गई है, हज़ारों अफराद को जो है वो जो इस वक्त जो है सिर्फ कराची के अंदर जो है वो एक हफ्ते के अंदर जो है वो बेरोज़गार कर दिया गया और उनके जो कारोबार थे उस कारोबार से बिलवास्ता बिलावास्ता जो है वो लाखों अफराद जो है वो वाबस्ता थे, लेकिन वो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। महंगाई तो ऐसी है कि जो अपर मिडिल क्लास है उस अपर मिडिल क्लास जो है वो भी ना सिर्फ उसकी जो है कुव्वत खरीद खत्म हो गई, अगर हम बल्कि ये बोलें कि सोसाइटी से, माशरे से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मिडिल क्लास का ही जो है वो खात्मा होता चला जा रहा है। या तो अब यहाँ अमीर आदमी रह गया है या फिर जो है वो गरीब आदमी रह गया। जो मिडिल क्लास थी वही आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है। महंगाई की सूरत हाल जो है वो बहुत ही जो है खौफनाक अफरेब जो है वो बन चुकी है और उसके खात्मे के लिए किसी सतह पर भी जो है हमें कोई संजीदा कोशिशें जो है नज़र नहीं आती। सही है जी आया साहब, लेकिन ये भी बात है, उन्होंने कहा कि अगर महंगाई होगी तो तरक्की होगी ना। अच्छा, पहले तो मैंने बिलावल साहब की जब तकरीर सुनी तो मेरा दिल कर रहा था सिंध शिफ्ट हो जाऊं, चलें महंगाई कम तो हुई है ना। और उसके बाद परवेज खटक साहब की बात सुनने के बाद कोई चारा ही नहीं था, सोचा कि केपी चला जाऊं। हाँ, फौरी मैंने कहा चलें दोस्तों से बात करते हैं, पेशावर में कहीं जगह दिला दें, वहाँ जाके रहते हैं जहाँ महंगाई है ही नहीं। फिर साथ जब उन्होंने ये कहा कि अगर तरक्की होनी है तो महंगाई होना ज़रूरी है, फिर मैंने कहा पंजाब में ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ रही है, दो सूबों में एक में कम हो गई, एक में ख़त्म हो गई, तो यहाँ चूंकि महंगाई बढ़ रही है तो तरक्की हो रही है। तो हम तो आपको पता है ना तरक्की के साथ हैं, हम ये तो नहीं चाहते कि इस मुल्क में तरक्की ना हो। इसलिए मैं सोच रहा था कि शायद अभी तरक्की और होनी बाकी है, अभी प्राइसेस बहुत कम है चीज़ों की, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि रातों रात कोई इतनी प्राइसेस कर दे कि हमें नज़र आए सुबह कि इतनी तरक्की हो गई है इसमें। खुदा का खौफ करो यार, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो आप लोग? मतलब अपनी तस्कीन के लिए आप लोग इस तरह का बयान दे के एक नेशनल असम्बली में एक तकरीब में कि जी वो एक कह रहे हैं जी कम हो गई, एक कह रहे हैं जी महंगाई है ही नहीं वहाँ। मतलब बड़े अफसोसनाक शर्मनाक बात है। ये हमारे लॉ मेकर्स हैं, पार्टियों के लीडर्स हैं, इनको इस तरह की बात करने से पहले 10 दफ़ा सोचना चाहिए कि आप लोग बात क्या कर रहे हैं। मजाक उड़ाने वाली बात है ना, और तो कुछ भी नहीं है। जाहिर है जिसने ये सुना होगा उसने क्या तासुर कायम किया होगा। तो मेरे हिसाब से तो ये काबिल अफसोस ही नहीं, काबिल मजम्मत बात है कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जी आमिर साहब, देखें इस वक्त सबसे अच्छा जो सूबा जा रहा है ना वो हमेशा की तरह पंजाब है। हम टॉप पे हैं। पहले पंजाब तरक्की में टॉप पे था और अब किसी और चीज़ में टॉप पे है जिसका नाम ही कोई नहीं ले रहा। सिंध में देखें हुक्मरान का रवैया और केपी में हुक्मरान का रवैया देखें, जिस पे इमरान खान हर मुलाकाती को कहते हैं कि इन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया बीआरटी शुरू करके, और झूठ बोला मुझसे परवेज खटक ने और ये शुरू करा दी। आज तक वो अपने मुलाकातियों को कहते हैं और ये साफ फरमा रहे थे बीआरटी इतना अच्छा मंसूबा है और इतना बेहतरीन हुआ है। जाहिर है जिस शख्स की 38 साल से कंस्ट्रक्शन का काम है और इन लोगों का आम आदमी से क्या ताल्लुक, ये मैं जो पहले भी कह रहा था, ये डॉलरों वाले हैं, ये पाउंड्स वाले हैं, ये यूरो वाले हैं, ये वो नहीं है जिनको पाकिस्तानी रुपए में कोई चीज़ लेनी पड़ती है। इनकी सब चीज़ें वो आती हैं जो इंपोर्टेड होती हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। जब करेंसी डी वैल्यू होती है इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये बिलावल हो, ये परवेज खटक हो, कोई हुक्मरान हो, उनको क्या पता कि आम आदमी कौन है, कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है। अब मौसूफ कह रहे हैं केपी में तो कोई है ही नहीं, यानी जो बातें फैसल वावडा कहते थे ना रेडी वाला भी टैक्स दिया करेगा, तो केपी में तो ज़ाहिर है सारे टैक्स देने वाले हो गए और सिंध में गुर्बत ही ख़त्म हो गई, क्योंकि ये गुर्बत मुकाओ प्रोग्राम चल रहा है। ये नहीं है गरीब की फरागत का प्रोग्राम चल रहा है। मतलब लेवल ये है कि शौकत तरीन साहब तकरीर करने आ गए, चलें इन सबको छोड़ दें, और उन्होंने कहा जी महंगाई यूरोप में इतने % बढ़ गई, अमेरिका में इतने % बढ़ गई, सेंट्रल एशिया में इतनी बढ़ गई, साउथ एशिया में इतनी बढ़ गई, लेकिन कहीं नहीं बताया यूरोप और अमेरिका में फ़ी का आमदनी कितनी है और आपकी कितनी है।
क्योंकि जिस तरह इन्होंने GDP बढ़ाई इसी तरह फी कस आमदनी में भी इजाफा कर दिया। ज़ाहिर है डिजिटली तो हम सबसे आगे हैं। देखें ना, हम ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे पूरी कौम सबसे आगे है। अमेरिका भी शायद पीछे चला जाएगा कि जितने नफीस तरीके से हम यहाँ पे गेम डालते हैं ट्विटर पे, क्योंकि वहाँ पे तो सारी दूध शहद की नहरें बह रही हैं। लेकिन जो गरीब आदमी है वो जब ये सुनता है और देखता है तो पूछें उससे जिसके बच्चों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, उसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं है, जो कार्ड शार्ड बांट रहे हैं ना, ये सारे आ जाएंगे सामने कि किस तरह अस्पतालों में गेम हो रही है। अभी तो बटे ही नहीं है पूरी तरह। और ये जो पढ़ाई करा रहे हैं और जिस तरीके से गरीब आदमी को मजदूरी मिल रही है, वो जो गुर्बत कम हुई वहाँ पे 25,000 रुपये की गुर्बत का इजाफा किया गया कि जी कम से कम आमदनी होगी, और जहाँ महंगाई है ही नहीं वहाँ 20,000 रुपये की लागू कर दी गई। मैं अगर परवेज़ खट्टक की कोई अपनी फैक्ट्री होना तो चेक कर लें वहाँ पे कम से कम मजदूर को कितने पैसे मिल रहे हैं, लग पता जाएगा। ये तो पहले किसी को सिस्टम में ही नहीं लाते कि कोई EOBI दे दे, कोई सोशल नेटवर्क में चला जाए, और ये क्या बातें करते हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि जब हुक्मरान इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हों, एक तरफ वो बिलावल पूरे मुल्क में महंगाई का रोना रोते हैं और सिंध के लिए उन्होंने वो काम किया है कि वो खुद भी हंस रहे होंगे कि कैसा बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि वो बेचारे सिंधी आम, मैं बिल्कुल उनकी बात नहीं कर रहा जो अशराफिया इस वक्त माल बना रही है। सिंधी से मुराद चाहे वो कराची का रहने वाला है, और ये जो तफरीक हुक्मरानों की है ना, लोकल और महाजिर की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। गरीब आदमी ऐसा ही है जैसा शहर में काम कर रहा है, जैसा देहात में काम कर रहा है। उनका पानी चोरी करके इल्ज़ाम पंजाब पे लगा देते हैं, और जब पंजाब के लोग कहते हैं कि जी आप आएँ और मुआयना करा लें और अपना भी कर लें तो भाग जाते हैं। फिर पंजाब ही बड़े भाई के तौर पर, शुक्र है देर से आया ख्याल, लेकिन वो मामला निपटा दिया कि आप पानी और ले लें। इस बात को छोड़ दें कि यकजहती ख़राब होती है, होना चाहिए, लेकिन ये इन लोगों का कोई इलाज नहीं है जो बेहिसी का शिकार हों और तकरीर इसलिए करें कि बाद में कहें देखा कैसा बेवकूफ़ बनाया। सर ये दुआ यूरोप की मिसाल देते हैं ना। मेरी अभी लॉकडाउन था जर्मनी में, दोस्त से बात हो रही थी, उसका बिजनेस बंद था। मैंने इज़हार हमदर्दी कर रहा था कि यार बड़ा अफसोस हुआ बिजनेस बंद है। कहता जी हमारी तरफ से 10 साल बंद रहे, 75% प्रॉफिट हमें घर बैठे मिल रहा है। तो ये यूरोप है जिसकी ये मिसालें देते नहीं थकते। यहाँ क्या हालात है? बिल्कुल ऐसे ही है। ब्रिगेड साहब, आपकी तो 2 दिन की डेडलाइन रहती थी महंगाई ख़त्म होने की, लेकिन 2 सूबे जो है ना वो आपके दावे में पूरे उतर चुके हैं। अब बताएं कि पंजाब की डेडलाइन आपकी क्या होगी, और आपको इन दावों में आपको क्या लगता है हकीकत है? देखिए, बलोचिस्तान की भी। महंगाई के बारे में दुआ सबके दावे गलत हैं। लेट बी वेरी क्लियर, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, PPK हो, और ये नाअहली की इंतहा है सारे प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर्स की। और देखें, जब आप एक मुल्क में आप गंदम, उसके बाद चीनी, दालें 70% इम्पोर्ट करते हो, जो कि एक एग्रीकल्चर मुल्क हो, और आपकी इकॉनमी जो एग्रीकल्चर बेस्ड हो, और आप जिस तरीके से हम ये चल रहे हैं, इस अभी बजट में आई थिंक एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी कोई मराद भी दी गई हैं, तो उम्मीद करना चाहिए कि बेहतर होगा। अदरवाइज ये कोई वजह नहीं है, ये टोटल बैड गवर्नेंस है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वरना जो आपके मुल्क में सब्जी उग रही है और जो इस तरह की चीज़ें हैं, वो भी आपका और कंपेयर सिंध का और इस्लामाबाद पंजाब का करें, उसमें भी सिंध में डबल प्राइस है। मैं खुद, मुझे ये इस बात का अंदाजा है। इसलिए ये टोटल नाअहली है, और इसको आई थिंक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को और चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स को या तो ये आपस में बैठें, ताकि किसी मौके पे आवाम के लिए तो कोई एक लायमल बनाया जाए जिसमें आवाम के लिए कुछ किया जाए। क्योंकि हम जो वही बात करते हैं, बजट अनाउंस हो गया, अब इसके बाद आपने देखना ये है कि इसको कैसे अच्छा इम्प्रूव करना है, कैसे कीमत को डाउन करना है। अगर आपने मराद दी हैं तो उनका जो ट्रिकलिंग डाउन वो कहाँ तक जा रही है, क्या गरीब आवाम में जा रही है। जिस मुल्क में अमीर हो जाए और सिर्फ गरीब रहें, मिडिल क्लास ख़त्म हो जाए, वो सबसे डेंजरस है मुल्क की इकॉनमी के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए। तो आई थिंक ये बात है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। कोई वजह नहीं है, मैं आई स्टिल फील कि अगर गवर्नेंस अच्छी हो तो कोई वजह नहीं है कि कम से कम कमोडिटी आइटम्स की प्राइस जो है वो महंगी हो, और उसको हम कर सकें, आवाम को उसका रिलीफ ना मिल सके। जी अलियास साहब, देखिए बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि जहाँ महंगाई बढ़े, और ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने आज तक मार्केट नहीं देखी, आम आदमी की पता नहीं उनको हालात को कि उनकी आमदन क्या है, किस तरह ज़िंदगी बसर करते हैं, किस तरह मुश्किलात का शिकार होते हैं। हर महीने उन्हें अपना बजट चलाने के लिए कोई ना कोई सहारा लेना पड़ता है, कोई चीज़ अपनी बेचनी पड़ती है या किसी से उधार लेना पड़ता है। और ये जो लोग होते हैं मार्केट से, ये परचून फरोशों से उधार लेके चल रहे होते हैं। और ये जो सूरत हाल है, इनको ये बड़ी अजीब बात कर दी पहले जी कि जी इकॉनमी ठीक हो गई और ये इस तरह इसके साथ महंगाई पर कंट्रोल हो गया, पंजाब पीछे रह गया।
पंजाब को भी आगे बढ़ के चलना चाहिए कि सीएम साहब को आना चाहिए और बताना चाहिए कि जी बिल्कुल महंगाई कंट्रोल हो गई है और लोगों की बड़ी खुशी हंसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और बलूचिस्तान को भी फिर इस तरह महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन आम आदमी से आप पूछेंगे, लेकिन वो उनको पता है कि बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी बसर करें, और दिन ब दिन जो आने वाले दिन हैं, ख़ासतौर पर लॉकडाउन के बाद जो है कि उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। एक इन्फ्लेशन के बाद एक मज़ीद जो इन्फ्लेशन है कि कीमतें जो हैं वो वैसे ही बढ़ा दी, क्योंकि शॉर्टेज हो गई, डिमांड एंड सप्लाई का गैप हो गया, तो वो उसकी वजह से वो मुश्किलात का शिकार हैं। तो इस तरह जो कहना कि जी इस तरह केपी में और इस तरह सिंध में जो कंट्रोल हो गई, वहाँ के लोगों से पूछें, लोग तो बताएंगे कि जी महंगाई बढ़ी है। हालांकि देख लें आटा, चीनी, ये चीज़ें देख लें, घी, इनकी कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ। ये जो आम चीज़ जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनकी कीमतें कितनी बढ़ गई हैं। तो लेकिन ये जो कहना है इस तरह, तो हंसी आती है कि क्या कर सकते हैं इनके। इन लोगों ने, जैसे पहले भी एक मिनिस्टर साहब थे, उनको पता ही नहीं था कीमतों का, पूछा तो उन्होंने पता ही नहीं है कि क्या कीमतें। इधर तो टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहे होते। तो ये सूरत हाल है। इसको जब तक ये रियलिटी पर जो फिर वो वफाकी इदारा शुमारियात वो हर हफ्ते बताता है कि इतनी इन्फ्लेशन बढ़ गई है, इस तरह हो गई है। सरकारी इदारा शुमार के मुताबिक तो वो पूरे मुल्क से लेते हैं और सैम्पलिंग करके उसके मुताबिक उसके इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इनको इस तरह की बातें करते हुए देखना चाहिए कि हम बजट अभी आया नहीं है, अगले माली साल का शुरू नहीं हुआ, तो इन्होंने पहले ही कंट्रोल कर ली महंगाई। बातों में तो बड़े ज़बरदस्त कर लेते हैं, ये ज़बानी जमा खर्च में बड़े माहिर हैं। बिल्कुल ऐसे। ऐसा भी एक ज़िमनी सवाल, जाहिर है बजट से लोगों को बड़ी उम्मीदें होती हैं कि बजट आया है, अब जो इतनी महंगाई है वो थोड़ी कम होगी, रिलीफ मिलेगा। आम आदमी की हम बात करें तो अब उसके बाद भी सूरत हाल में फ़र्क नहीं आया, बल्कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। तो क्या अब आम आदमी को वाकई मायूस हो जाना चाहिए? नहीं, मायूस तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हुक्मरान कह रहे होते हैं कि महंगाई कम हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो मान लेना चाहिए उसको। चीज़ें तो प्राइसेस तो भी बढ़नी है। वो जो फाइनेंस बिल जैसे जैसे सामने आ रहा है, हम तो ये बड़ी खौफनाक चीज़ें छापते भी रहे हैं और पढ़ते भी रहे हैं, तो हम तो बड़े परेशान हैं उस हवाले से, बजट के हवाले से। और अब बेशुमार लोग इस पे एतराज़ करते जा रहे हैं बजट पे, बेशुमार सेक्टर्स, कि जी आपने यहाँ भी टैक्स लगा दिया, यहाँ टैक्स रिजीम चेंज कर दी। तो ये आप देखती जाइए, ज़रा बजट आने तो दे, बनता क्या आपके साथ। सही है जी। फिर मायूस छोटी सी बात छोटी सी बात, 1 जुलाई को शायद ट्यूसडे है या थर्सडे है, तो बहरहाल ब्रिगेडियर साहब का तबसरा उस दिन हमें लेना चाहिए नेक्स्ट प्रोग्राम में, फाइनेंस बिल जिस दिन मंजूर हो जाएगा। चलिए स्पेशल कर लेंगे उस दिन राना साहब। सही है जी। ठीक हो गया जी। बहरहाल जी, महंगाई के दावे जहाँ किए जा रहे हैं, जाहिर है वहाँ भी बैड गवर्नेंस है। पूरे मुल्क में इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पर वो चीज़ें जो ज़रूरत की हैं, अशिया फ़रोश की हैं, सब्जियाँ हैं, फल, ये तो आम आदमी की पहुँच से भी दूर हैं। तो इन दावों की क्या वजह हो सकती है, ये समझ से बाहर है। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा तीसरा सवाल है बलूचिस्तान से मुतालिक। हम सवाल ये रखेंगे, बलूचिस्तान हुकूमत और अपोजिशन में लड़ाई, अब ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी, ये सूरत हाल क्या रंग लाएगी? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बलूचिस्तान में बजट पर अपोजिशन का एहतजाज जारी है। बजट में नज़रअंदाज करने पर अपोजिशन ने 18 जून को बलूचिस्तान असम्बली को ताले लगा दिए थे। वज़ीर आला और हुकूमती अरकान को बजट पेश करने से भी रोक दिया था। वज़ीर आला पर जूते और गमले से हमला भी किया गया और इसी हंगामा राई और पुलिस की शेलिंग से 3 अरकान असम्बली जख्मी भी हुए थे। FIR के दर्ज होने के बाद आज अपोजिशन लीडर समेत बलूचिस्तान असम्बली के 16 अरकान ने गिरफ्तारी दे दी है और ये दावा किया है कि अपोजिशन अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों से गवर्नमेंट का खात्मा होगा। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ये वाजे कर दिया है कि अपोजिशन ने जो करना है कर ले, गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अब अपोजिशन कहती है कि इन गिरफ्तारियों से हुकूमत का खात्मा होगा और गवर्नमेंट कहती है कि इन गिरफ्तारियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है आपके ख्याल में? किसी ज़माने में जाम साहब के वालिद जाम मोहम्मद यूसुफ, वैसे तो इनके दादा भी वज़ीर आला रहे, तो उनसे हमारी बड़ी याद अल्लाह थी, अल्लाह बख्शे फौत हो गए जाम यूसुफ साहब। तो उनसे हम पूछते थे कि ये JUI के अरकान आपके पास बहुत ज़्यादा आते हैं, अपोजिशन में हैं, और किस तरह आप इनको डील करते हैं? तो वो हंस के कहते थे कि हम इनके साथ एक ही डीलिंग है कि इनको उम्रे पे भेजे जाओ, क्योंकि अदरवाइज़ ये पैसे मांगते रहते हैं। तो उम्रे पे जाते हैं, महीने पे चले जाते हैं, थोड़ा खर्चा होता है। तो अब जो साहबजादे आए हैं
किसी वक्त इनकी ज़िला निज़ामत का भी एक वाक़या सुनाऊंगा जो इनके वाले साहब ने सुना के कान सर पे हाथ रख लिए थे। तो इन्होंने ये काम किया है कि पहले अगर 20 करोड़ रुपए ये किसी को देते थे ना, हुकूमत के रुकन को, वो उसी वक्त सुनाएंगे जब वक्त आएगा उसका, जाम के ऊपर प्रॉपरली नया जाम लुटाएंगे। तो उन्होंने 20 करोड़ अपोजिशन को, 10 करोड़ अपोजिशन को दे दिया, हुकूमत को 20 करोड़ दे दिए। इस दफ़ा इन्होंने ये किया है कि जो लोग अपोजिशन के हलकों में हारे हैं और जाम साहब के वो करीब हैं, उन सब के लिए फंड्स रख दिए हैं, यानी गैर मुंतखब लोगों के लिए भी फंड्स दे दिए हैं। असल लड़ाई ये हुई है, ये लड़ाई नहीं हुई कि हिज़्ब इख्तिलाफ कोई अपना किरदार अदा करने गई है, वो इसलिए गए हैं कि भाई हमें भी हिस्सा दो, सिर्फ अकेले ही ना खाई जाओ। क्योंकि बलूचिस्तान में तो यूनिवर्सिटियों की फीसों के पैसे भी एक ज़माने में दिए जाते थे और वो पता नहीं किसको मिलते थे, क्योंकि वहाँ पूरे का पूरा बजट, क्योंकि एक ज़माने में वहाँ पे ये भी हुआ था कि डीसी साहब चले गए और उनको बहुत अक्कड़ थी कि मैंने इलाके का पूरा मुआयना करना है। तो वो जब गए तो एक्सीएन ने उनको एक ऐसी राह पे डाल दिया कि डीसी साहब 3 दिन बाद वापस आए। उन्होंने कहा जी मुआयना कर लिया आपने, अब अगली दफ़ा हमारे साथ गए तो इंशाल्लाह वापसी भी नहीं होगी। कभी वहाँ पे डीसी अगवा हो जाते हैं। एक कैप्टन साहब थे, कैप्टन अता, याद होगा आपको, ज़ियारत जाते हुए उनको उठा के वो अफ़गानिस्तान तक पहुँचवा दिया गया था। ये आपस की दुश्मनियों में कि जी आप चेक करते हैं, पूछते हैं। बलूचिस्तान की सियासत पाकिस्तान के बाकी सूबों की निस्बत बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ सब है, रोला डाली जाओ, मिल के खाई जाओ, वो हुकूमत के लिए नहीं है, वहाँ हुकूमत और अपोजिशन सब के लिए होता है। इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट काम आया है, तो आपको और हमें ये देखने में लगा है, और बलूचिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया पे ज़ेर बहस आ गया है कि जी वहाँ क्या हुआ ऐसा कि हिज़्ब इख्तिलाफ ने पार्लियामेंट को ताले लगा दिए और आज उन्होंने अरेस्ट कर दिया। क्योंकि इशूज़ की बात नहीं होती, बात है माल की तकसीम की वहाँ पे सिर्फ। सही जी आया सब। और अपोजिशन ने छुपाया भी नहीं, उन्होंने ये कहा था कि हमसे चूंकि मशवरा नहीं किया इन्होंने, तो हमारी बेहतरी के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, तो हम इसको क्यों माने। अब ये बड़ा अजीब इस वक्त सिचुएशन है इस मुल्क की। पीपल्स पार्टी नेशनल असम्बली में ये एतराज़ करती है, एहतजाज करती है और मुतालबा करती तहकीकात कराई जाए कि बिलावल साहब की तकरीर को सेंसर क्यों किया गया। आज मैं देख रहा था कि 2 खातून MPAs जब वो बोल रही थी, बजट पे तनकीद कर रही थी, तो उनके माइक्स बंद कर दिए गए। अच्छा, वहाँ जो चीज़ जायज़ है यहाँ नाजायज़ है, और यहाँ जो चीज़ जायज़ है वो वहाँ नाजायज़ है। ये अजीब बात है। दूसरा, जाहिर है अब जिस हद तक हम चले गए, हमारी लड़ाइयाँ जो हमने नेशनल असम्बली में भी देखा, उसके भी असरात हैं। फिर सब ने, अपोजिशन हमारी जो नेशनल असम्बली में, सब ने वहाँ गवर्नमेंट को रगेदा है कि जी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादती की। यार किस जमहूरियत में होता है कि आप असम्बली में बजट पेश होने वाला और आप उसको ताले लगा दें। इस एक्ट को कैसे सपोर्ट किया जा सकता है? मतलब फजलुर रहमान साहब भी सपोर्ट कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी सपोर्ट कर रहे हैं, बिलावल साहब भी, सब सपोर्ट कर रहे हैं कि जी अपोजिशन ने जो किया ठीक किया। बख्तरबंद गाड़ी से उसका गेट क्यों तोड़ दिया? तो क्या करते, उसको जब कब्जा कर लिया और वो इलेक्टेड लोगों ने कब्जा कर लिया आके असम्बली पे कि उसको तालाबंदी कर दी, और वो जायज़ है। और फजलुर रहमान तो खैर बड़े आदमी हैं, वो तो ये भी क्रेडिट ले रहे थे कि ये इमरान खान ने जो अमरीकी अड्डों का इनकार किया है ये हमारे दबाव की वजह से किया है, वरना वो तो देने जा रहे थे अड्डे। तो बस मुझे नहीं समझ आ रही कि या तो हम अवाम इतने बेवकूफ़ हो गए हैं कि हम यकीन कर लेते हैं जो कह रहे होते हैं, या फिर ये बहुत समझदार हो गए हैं, हमें उस लेवल तक समझ ही नहीं आती कि ये हमें समझाना क्या चाह रहे हैं, पढ़ाना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं। तो मुझे एट द एंड ऑफ द डे लगता है हम में ही कोई कमी है। ये हमारी लीडरशिप तो बहुत शानदार है, बड़ी समझदार है, बड़ी कमाल लीडरशिप है। ब्रिगेडियर साहब, अड्डों का भी कभी पता चलेगा बाद में। देखिए, मैं जाम कमाल साहब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, नहायत ही ईमानदार और अच्छे इंसान है। जाहिर है कि उनके फादर भी और ग्रैंड फादर भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इशू ये है कि एक ऑपोजिशन, जाहिर है कि आपके सामने अगर उन्होंने जो हरकतें की हैं, आपकी पूरी ऑपोजिशन, नेशनल ऑपोजिशन जो है वो उसको सपोर्ट करी। ये तो हमारा लेवल है कि हमने हर हालत में एक गलत बात को भी आपने कहने के सही है। नंबर 2, विद इन पार्टी इनके जो स्पीकर हैं कदूस बेजेंजो, एक्चुअली ही इज़ द वन हु इज, उसमें एक ग्रुप बनाया हुआ है और पीपल और वो अपोजिशन के साथ मिला के ही वांट टू चेंज द गवर्नमेंट, जिसकी वजह से उन्होंने इंस्टिगेट किया। और अपोजिशन खुद तो क्योंकि स्पीकर हैं कर नहीं सकते थे, फिर बाप पार्टी से भी हैं, इसलिए उन्होंने इनको सबको इंस्टिगेट किया। और जो हरकतें की गई हैं, जो मुजाहरा किया गया है, इससे अंदाज़ा लगाता है कि ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस का हाल है। और फंड्स की बात जो रहती है, देखें वो इंसान किसी ना पैसे खाता है ना किसी को खाने,
नंबर 2, वो फंड जो होते हैं वो जाते हैं डिप्टी कमिश्नर्स को, रिस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर को फंड रिलीज होंगे, स्कीम जिनकी होंगी वो इम्प्लीमेंट होंगी और जो भी सिस्टम होता है उस हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पर इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि कोई फर्क पड़ेगा, इसलिए कि जितना वो स्ट्रॉन्ग आदमी है, जितना वो एक अच्छा इंसान है, जितना अच्छा लीडर है, आई एम श्योर कि वो इसे निकल जाएगा। लेकिन ही विल हैव टू चेक विद इन पार्टी के अंदर जो उनके कोई ब्लैक शीप्स हैं या जो उसमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको ही हैव टू सॉर्ट देम आउट। और ऑपोजिशन को कहीं ना कहीं इनके एमपीएस को सजा मिलनी चाहिए जिस तरीके से इन्होंने जो कुछ किया है। और जो मजाक किया, अवाम बलूचिस्तान की अवाम ने इनको सिलेक्ट किया था कि उनकी भलाई के लिए काम करें, उनकी लेजिस्लेशन के लिए कानून साजी करें, सेहत के लिए तालीम। तो दीज आर द थिंग्स हमें समझने की जरूरत है। आई एम श्योर कि आमिर साहब भी फैमिली को जानते हैं और जाम कमाल को भी जानते होंगे। मेरे ख्याल में इसमें हमें सबको एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बलूचिस्तान के अवाम के लिए हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये 2-3 दिन में ये बजट के पास करने की प्रॉब्लम है, क्योंकि स्पीकर बलूचिस्तान वांट्स टू बिकम चीफ मिनिस्टर एंड दैट इज व्हाई ही इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। आई एम श्योर कि उनको पता चल गया, उन्होंने ओपनली टीवी में भी कहा जी कि ही वाज द वन हु इंस्टिगेटेड। आई एम श्योर कि कुछ दिनों में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। जी इलियास साहब, देखिए ये बड़ी सूरत हाल अजीब थी कि बजट से पहले ही ताले लगा दिए सबने। अब तो वो जब इन पर मुकदमा दर्ज हो गया, आज वो गिरफ्तारी के लिए गए, गिरफ्तार होने के लिए अपने आप को उधर जाके थाने में बैठे हुए हैं कि जी हमें गिरफ्तार किया जाए, एहतजाज भी करें। और ये इनकी जानब से दूसरी जानब है कि वज़ीर आला के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज किया जाए। इनका मुतालबा है कि वज़ीर आला के ख़िलाफ़ मुकदमा, तो अब मुकदमा तो नहीं दर्ज हो रहा, लेकिन जो सूरत हाल है ये बढ़ती नज़र आ रही है कि जी अपोजिशन की जानब से कौमी असम्बली में भी इनको सपोर्ट किया जा रहा है। तो अब ये जो सूरत हाल है कि इसमें देखें अब क्या रुख इख्तियार करते हैं। अगर मुकदमा नहीं होते वो अदालत में जाते हैं, तो ये जो तमाम सूरत हाल है, कितना एहतजाज करते हैं। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है कि बजट से पहले असम्बलियों को ताले लगा देना। एक उन्होंने हट के काम किया कि अगर बजट को मंजूर नहीं करना तो पहले ही असम्बली को ताला लगा दिया जाए। तो फिर जो सूरत नाखुशगवार वाक़या हुए इस तरह, तो ये इस तरह ऐसे को तैसा ही हुआ है जो सारी सूरत हाल है। लेकिन बजट में इस तरह कम से कम इस तरह तो नहीं करना चाहिए, असम्बली को ताले नहीं लगाना चाहिए, अंदर जाना चाहिए, ईवान में जाके बात करके उधर मुस्तरद करना चाहिए था इनको। तो ये इस तरह सूरत हाल की वजह से जैसे अपोजिशन सारी उधर इकट्ठी हुई है कौमी असम्बली में, कह रही कि जी उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है तो इनके साथ ये हमदर्दी कर रहे हैं। तो ये इस तरह नहीं करना चाहिए। असम्बलियों में इस तरह होने से जो सूरत हाल है, आगे कौमी असम्बली की जो सूरत हाल है उसको उस पर ही अफसोस किया जा रहा था। तो ये एक ऐसा वाक़या हो गया कि बलूचिस्तान जो हमारे सूबे में इस तरह अपोजिशन अब सारी मुतहद हुई है कि जी बजट को पास नहीं होने देना, कैसे लाठी चार्ज हुए। तो ये अवाम के साथ ज़्यादती है कि अगर बजट पास नहीं होता, उनके सही फंड्स होकर बर वक्त नहीं जाएंगे तो ये सूरत हाल बिगड़ेगी मज़ीद कि अपोजिशन एक अब लड़ाई जो है वो शुरू हुई है, अब बाहर एहतजाज कर रहे हैं। अजीब सूरत हाल है, अमन अमान की भी सूरत हाल ख़राब हुई है, शाहराहों को रोका गया। ये जो सूरत हाल है इस पर देखिए अब क्या करते हैं। अब जैसे बताया जा रहा है कि जी अंदर से हाउस में चेंजेस करने के लिए जो सूरत हाल है आपस में ये, क्योंकि यहाँ का जो सूरत हाल है इधर अजीब ही सूरत हाल होती है कि अपोजिशन की जानब से हमेशा ही ऐसा कोई ना कोई वाक़या किया जाता है या फंड्स की तकसीम के बारे में ऐसा मसला होता है कि जो अजीब अजीब कहानियाँ सुनते हैं, बंदा परेशान होता है कि यार ये क्या हो रहा है इधर। तो अब जहाँ आप देख लेंगे माजी में जो कौमी असम्बली में अपोजिशन होती है उधर हुकूमत में शामिल हुई होती है। तो ये इस तरह के वाक़यात इधर होते रहते हैं। ठीक है जी फैसल साहब। अच्छा देखिए, अगर हम गुर्बत की और पसमानदगी की बात करें तो शायद हमें सबसे ज़्यादा जो है बलूचिस्तान में नज़र आएगी। लेकिन उनके अगर हम लीडरों की ज़िंदगी देखें तो वो तो बादशाहों की तरह है। कराची में और इस्लामाबाद में जो बलोच सरदार हैं और बलूचिस्तान के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो जिस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, क्या वो अरब के जो हैं वो शहजादे गुजारते होंगे जो इन लोगों की ज़िंदगियाँ हैं। इस कहीं से ऐसा लगता है कि वो जो वहाँ के आम आदमी के हालात हैं, उनके मुंतखब नुमाइंदे उन लोगों की ज़िंदगियों से तो देख के कोई ये महसूस ही नहीं हो सकता है कि किसी गरीब और पसमानदा इलाके के ये मुंतखब लोग हैं। ये तो किसी ऐसा महसूस होता है ये तो किसी अमीर तरीन रियासतों के जो है बादशाह हैं। उनकी आप गाड़ियाँ देखें, उनका आप लाइफ स्टाइल देखें, उनका उठना बैठना देखें, तो एक इंसानी अकल जो है वो हैरान रह जाती है कि इतने अमीर लोग भी इस खित्ते में रहते हैं, इस मुल्क के अंदर रहते हैं। बलूचिस्तान में तो पैसों के अलावा कोई लड़ाई क्या है।
वहाँ के आप तो अरकान असम्बली को जो है फंड देते रहे, बाकी जो है उनकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है। फिर वो लसानी कार्ड के पीछे छुपते, तो जो लसानी कार्ड के पीछे छुपते हैं उनको आप लोग जो है आज़ादी का मुजाहिद भी बना के पेश करते हैं। वहाँ के जो अरकान असम्बली है, मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनकी ज़िंदगी में तो ऐसा लगता है कि आम आदमी से उनका कोई दूर परे का भी जो है वास्ता नहीं है। हर वडेरे की, हर अरकान असम्बली की अपनी एक रियासत है, वहाँ का वो बादशाह है। ठीक है फैसल साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, महसूस ही नहीं होता। जी आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। सवाल हमारा यही था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और अपोजिशन में जो लड़ाई है क्या सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। बहरहाल जी जो हम असम्बलीज़ में पिछले कुछ दिनों से देखा है वो इंतहाई अफसोसनाक था। यही कह सकते हैं कि अच्छे इमेज के लिए ये जो हमारे लॉ मेकर्स हैं इनको इस पर काम करना चाहिए। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।